आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो टॉपिक है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जो कि न्यूटन ने दिया उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह डिस्कस करें इससे पहले जरूरी है कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गैलीलियो ने गति पर जो गति के किसी वस्तुओं की गति के बारे में गैलीलियो ने जो अध्ययन किया उसके बारे में जाने और उसके बाद फिर हम लोग न्यूटन ने क्या नियम दिया इसको जानेंगे। तो आइए, गैलीलियो ने भी गति पर कुछ अध्ययन किया है, उन्होंने भी कुछ बातों को बताया है, उसे आज हम लोग पहले समझते हैं। गैलीलियो ने वस्तुओं को किसी आनत तल पर गति करते हुए देखा। आनत तल आपको मैंने पहले ही बताया है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुका हुआ तल, इस तरह का कोई तल है। इस पर गति करते हुए गैलीलियो ने वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर कोई एक हम कांच की गोली रखते हैं, गैलीलियो ने बताया कि यहाँ पर अगर कोई कांच की गोली है तो वह गोली क्या करेगी, आगे की ओर गति करेगा, यानी नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा। यह नीचे की ओर गति क्यों कर रहा है इसके बारे में आप अगले अध्याय गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि गुरुत्वीय बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ की कांच की गोली नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो जो ये आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी वैसे वैसे इसके वेग में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैलीलियो ने देखा कि ऊपर से कोई जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर आ रही है, सपोज दैट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ आ गई तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और जो v2 की वैल्यू होगी ये क्या होगा, ज्यादा होगा पहले वेलोसिटी से। और अगर यह नीचे आती तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर फिर से v3 हो जाएगा और v3 ग्रेटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यानी जैसे जैसे यह नीचे की ओर आ रही है वैसे वैसे इसके वेग में वृद्धि होती जा रही है। क्लियर है? अब उन्होंने देखा कि ये आई और यहाँ तक आ रहा है, तो नीचे आते आते वह एक निश्चित वेग को प्राप्त करता है। आते आते एकदम बिल्कुल नीचे आते आते क्या कर रहा है, एक निश्चित वेग को प्राप्त कर रहा है। तो गैलीलियो ने बताया यदि कोई यह आदर्श आनत तल है, आदर्श आनत तल का मतलब इस पर किसी भी कोई भी घर्षण बल नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल आदर्श है। तो अगर आदर्श आनत तल है तो उन्होंने ये बताया कि अगर इसी के साथ एक और आनत तल इस तरीके से हम लोग बना दें, एक और आनत तल बना दें, तो यह ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा तो आने के बाद फिर इधर की ओर ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। क्या बताया, ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। अंडरस्टैंड? तो अगर यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर v3 वेलोसिटी है और यहाँ पर v2 वेलोसिटी है तो यहाँ पर v2 छोटा हो जाएगा v3 से और यहाँ का v2, यहाँ का जो अब वेलोसिटी कंटिन्यू क्या कर रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी गैलीलियो ने ये देखा कि किसी आनत तल पर कोई कांच की गोली लुढ़क रही है तो लगातार उसके वेग में वृद्धि हो रही है और एक निश्चित पॉइंट पर आने के बाद उसका वेग बढ़ जा रहा है। ठीक, और फिर उन्होंने एक आदर्श आनत तल को इधर से भी लिया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जब यहाँ आई तो यहाँ आने के बाद इधर की ओर चढ़ेगी और चढ़ने के बाद उसका वेलोसिटी कंटिन्यू घटते जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेगी वैसे वैसे इसका वेग क्या होगा, घटते जाएगा। और उन्होंने देखा कि एक पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी रेस्ट के पोजीशन में आएगा। तो उनके कहने का निष्कर्ष यह निकला कि अगर मान लीजिए यहाँ से आता है, यहाँ से आता है और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से और इंक्लाइंड प्लेन लिया जाए जिससे कि इसके एंगल्स बराबर हो, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हो, तो उन्होंने देखा कि यह जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया रहेगा उतनी ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करेगा। अंडरस्टैंड? यह चीज को समझा। इसके बाद क्या किया गया, अगर मान लीजिए इस इंक्लाइंड इस इधर के कोणों का मान, हम कोण का मान थोड़ा कम करते लगे। जब कोण का मान कम करेंगे तो उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए इसको और अधिक दूरी तय करनी होगी। थोड़ा और कम कर देते हैं तो उतनी ऊंचाई तय करने के लिए इसको थोड़ी और दूरी तय करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? इसको दूरी इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कंटिन्यू दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इसको बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब यह इधर का यह इंक्लाइंड प्लेन बिल्कुल क्षैतिज हो जाए तो उस पर यहाँ पे कांच की गोली यहाँ से गिरेगी। इंक्लाइंड प्लेन की तो अपनी ऊंचाई
तक प्राप्त करने की आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगर यह क्षैतिज हो गया तो फिर ये क्या करेगा, अपनी इसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। परंतु यह संभव कब है, जब इस पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल शून्य हो। क्या हो, अगर इस पर बाहर से लगने वाला कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जिसकी मात्रा शून्य हो, जिसका पर मैग्नीट्यूड 0 हो, तब जाके यह पॉसिबल है, ये लगातार चलेगा। लेकिन ऐसा व्यवहारिक प्रयोग में ऐसा संभव नहीं, व्यवहारिक प्रयोग में ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला। गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने यह बताया कि अगर कोई कांच की गोली किसी यानक तल पर से छोड़ा जाएगा तो लगातार इसका वेग बढ़ेगा और एक पॉइंट आएगा जहां पे निश्चित वेग को प्राप्त करेगा, और उसके बाद अगर इधर का कोण और इधर के कोण को बराबर करके एक और इंक्लाइन प्लेन लगाई जाती है, जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया रहेगा उतनी ऊंचाई तक जाने का पूरा प्रयास करेगा। फिर अगर मान लीजिए इस इंक्लाइन प्लेन को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, इसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए इसको दूरी भी अब ज्यादा तय करना पड़ेगा। अगर इस इंक्लाइन प्लेन को झुके हुए तल को बिल्कुल क्षैतिज कर दिया जाए तो इसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अब कांच की गोली लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। परंतु यह संभव नहीं है। यह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल रीजन नहीं है कि वह असंतुलित बल का मान 0 हो। तो जब न्यूटन सर आए तो न्यूटन सर आने के बाद उन्होंने इसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया और उन्होंने मॉडिफाइड करके बताया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी गत्यावस्था में है, अर्थात गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, तो वह तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, कोई बाह्य असंतुलित बल न लगे। न्यूटन ने क्या बताया, यदि कोई पिंड है जो अपनी गत्यावस्था में है या विरामावस्था में है, तो वह तब तक अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। अंडरस्टैंड। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी भी पिंड का, किसी ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ये जड़त्व कहलाता है। इसीलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड। जड़त्व का नियम भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसकी कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके डेली लाइफ में भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहाँ अप्लाई होता है। देखिए, जैसे आपको यह ध्यान आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई बस है जो चल रही है और उसमें आप खड़े हैं यूं करके, ठीक है, हैंडल पकड़े हैं और बस में खड़े हैं। अंडरस्टैंड। बस में खड़े, तो बस क्या कर रही है, लगातार चल रही है। तो जब बस कंटिन्यू चल रही है तो बस के साथ आप भी चल रहे हैं, आपका जो बॉडी है वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। ठीक है, लेकिन अचानक आप क्या देखते हैं, जो ही बस में ब्रेक लगाया जाता है आप आगे की ओर इंक्लाइंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अंडरस्टैंड। या बस रुकी है और आप खड़े हैं और बस अचानक चलती है तो क्या होता है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी इस चीज को समझने की कोशिश की? ऐसा इसलिए होता है कि जब बस चल रही है तो बस के ही साथ आपकी बॉडी लगी होती है, तो बस स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। लेकिन बस में जो ही ब्रेक लगाया जाता है तो आपकी बॉडी पर तो अभी ब्रेक लगा नहीं है, आपका बॉडी अभी आगे की ओर मोशन करना चाहता है, लेकिन जिसके साथ आप मोशन कर रहे थे जब वही स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप अभी भी आगे जाना चाहेंगे और आप आगे की ओर झुक जाएंगे। अंडरस्टैंड। अगर बस रुकी हुई है, बस अपने स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो आप भी रुके हुए हैं। क्लियर है। अब जब बस जो चली तो बस तो चली, आप रुके हैं, आपकी बॉडी भी अभी रुकी हुई रुकना चाहती है, लेकिन इस केस में होता क्या है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं मोशन स्टार्ट होने। ऐसा आपने देखा हो, आप अपने कार के सीट पर बैठ के कहीं जा रहे हैं तो कार की सीट पर भी यही होता है, अचानक ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर झुक जाते हैं और अचानक गाड़ी चलने पर आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है।
यही अवस्था परिवर्तन का विरोध है। यानी आप अब क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन बस करना स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं। आप आगे चलना नहीं चाह रहे हैं, आप वहां रुकना चाह रहे हैं, तो इट मीन आपकी बॉडी अपने स्टेट चेंज होने की क्या कर रही है, अपोज कर रही है, जिसे कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।